मेरी जेठानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की रोने की आवाज आती है। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो इनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तू मेरी बात किसी को भी मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम पैर दबाने के लिए जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट बंद की मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि वहां तो मेरा नाम मिन्नू है। मैं इस दुनिया के सबसे अलग खानदान में शादी करके चली गई थी। जी हाँ, यही कहना सही था, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसा होते थे कि समझ से बाहर था। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी थी। जेठ जी शहर के बाहर काम करते थे। कभी कभी वो घर पर आते थे। दरअसल हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा शौहर बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे पिताजी को पूरा यकीन था कि यह है नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बस इतना ही जानती थी कि हमारी शादी शांति और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इससे शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। शौहर ने हाथ पांव मार के अपने दोस्तों की मदद से शादी कर ली। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं हैरान रह गई, जबकि सुरेश के पापा बिल्कुल भी नाराज ना थे। वो कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। मेरी शादी में मैं अपनी जेठानी से मिली। इसने मुझे तसल्ली दी, समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा शौहर दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। वो सुबह काम पर जाते और रात को लौटते। ऐसे घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थी। एक दिन मैंने बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर जी के कमरे में गई। इनके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये सब देखकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। जेठानी अंदर गई और इसके बाद इसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त इसका अंदर क्या काम और ये तेल लेकर अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर तो मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होंगी। वो दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी आ जाएंगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। आधे घंटे तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर भी आ गया। मैंने इसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद इसने मुझे चाय बनाने को बोल दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब वो दोनों सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा अभी भी जेठानी नहीं आई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो रात का काम खत्म करके सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा शौहर देर रात को आता था। दरवाजा बंद होने वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज्यादा ही खुले भी थे। थोड़ी सी आवाज होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर मैं ऐसी आवाज जिसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे से मेरी जेठानी की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोचने लग गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने आवाज सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाजे को खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने शौहर से इस बारे में बात करूं, लेकिन इसको यह सब कुछ मैंने नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी फोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुम्हें दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके पैरों में दर्द था, तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर तेल से मालिश कर देती हूँ।
थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं आधे घंटे से देख रही थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें नजर नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो गुस्से से बोली, क्यों, तुम इतनी सी बात को बड़ी कर रही हो? छोड़ो ये सब, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम मुझसे इतने ज्यादा सवाल क्यों कर रही हो? इसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। मेरी ये एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जब मैंने इसको ये सब कुछ बताया तो इसको ये बात सुनकर परेशान हो गई। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई? वहां पर क्या हो रहा होगा ये तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी अजीब तरह की औरत थी। वो अकेले रहना ही पसंद करती थी और कपड़े भी बड़े बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलती कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है और वो दूसरी तरफ इतनी लंबी और मोटे कपड़े पहनती थी। तब इसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। इससे बातों बातों में मैंने बातें की तो इसने कहा कि तुम्हारा शौहर भी शादी से पहले दूसरे देश में जाना चाहता था, लेकिन इसके पिता ने इसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा शौहर बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी शौहर बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है, मन ही कहाँ लगता होगा। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। तो रिश्तेदार ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो इसे बहुत ही उदास देखा है। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में जब शौहर पास न हो तो आदमी तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन इसका दिल करता है कि वो तैयार होने का। ये अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ शौहर के लिए ही औरत क्यों तैयार हो? मैं अपने लिए भी तो तैयार हो सकती हूँ, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर इसकी खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इसका शौहर बाहर के शहर में है। ना इसके घर में मेरे जेठ की कभी कोई चर्चा होती थी, ना ही इसका कोई नाम लेता था, ना मैंने इसकी कभी कोई फोटो देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने शौहर से बात करते हुए नहीं देखा। अगर शौहर बाहर शहर में है तो फोन पर तो बात करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते कि मेरा बेटा बाहर शहर में है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा, अब अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है और ये सब कुछ इसी का ही है, और साथ में ही खांसने लगे। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है? कहने लगा, हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। पापा थोड़ी कभी अपनी औलाद को भूल सकता है? मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए कि वो कैसे भूल गए। मेरे शौहर ने भी अपनी अजीब सी शक्ल बना ली और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसे लगा कि ये तीनों ही मुझसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत थी। मैंने फिर इसे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर के पैरों में दर्द होता है, जब तक इनके पैरों को नहीं दबाती इनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं तो फिर भी ये अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती? ससुर जी के कमरे में ही क्यों रहती है? क्या पूरी रात ही सो भी जाती है? इसका वहां क्या काम? और वो आवाजें, इसके बारे में तो सोचकर मेरा दिमाग ही घूम जाता था, जो मैं सोच भी नहीं जाती थी जो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं शॉक रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन इससे ज्यादा तो मैं सदमे में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं इतनी बड़ी बात। तो इसकी जबान मानो इसका साथ नहीं दे रही थी। पहले तो वो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ऐसा बताया नहीं जाता। जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो जाता तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती है। कहते हैं कि बताने से नजर लग जाती है, इसीलिए मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे शौहर ने भी मुझे ये नहीं बताया, कभी ससुर जी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या इन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या जवाब दे। इसने कहा शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा कोई इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है, और मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी।
पर अब इसको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा हो। इसका मतलब था कि 8 महीने पहले ही मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में इनका नाम तक नहीं लेता है। क्या इनकी कोई दुश्मनी थी या ये इनको पसंद नहीं थी? इस घर में रहते हुए मुझे अभी 1 महीना ही हुआ था, वो भी इनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कोई पार्सल ना कोई फोन। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी फिर भी इसको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं, वो भी हर रोज। इनको इतना सोचना चाहिए कि ये पेट से है, इसको आराम की जरूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैं आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने का तो मन करता ही होगा। ये बात सुनकर जेठानी की गले में खाना अटक गया और ससुर जी ने भी इसको बड़ी हैरानी से देखा। मैं सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ? मेरा शौहर मुझसे मिलने के लिए नहीं आया तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई कि कैसे मेरी जेठानी ने बात ही पलटी दी, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो पेट से है, और अगर इसका शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका थी? मेरे ससुर जी ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, इस खुशखबरी के लिए हम तो तुम लोगों की तरह ही देखते हैं, जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो, हमारे इस घर में भी छेल फैल हो जाएगी। मेरे ससुर जी ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आता था, आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया था और तुम भी याद नहीं दिलवाती हो। अब इसका शौहर घर पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी होगी। जब ये कहती है तो इसको इसके मायके छोड़ाता हूँ, जब बोलती है तो बाबा ससुराल ले आते हैं। मेरे ससुर जी मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, वहां भी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया, वो मेरी तरफ एक टिक लगाए देख रही थी, जैसे कि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। मेरे ससुर जी इसको लेकर वहां से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वो लेकर चले गए तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुमको ये सब किसने बताया, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था कि इनके पेट में बड़ा हुआ है। मेरे शौहर भी हंसने लगे, इनका पेट खाने से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से घर नहीं आया है तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने अपने शौहर को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बहस की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से भी देखा था कि मेरी जेठानी पेट से भी थी और इसका 6वां महीना चल रहा था। लेकिन वो ये बात क्यों छुपा रही थी? और अगर छुपा रही तो कब तक छुपाती? क्या ये बच्चा पैदा नहीं करेगी? मेरे ससुर जी जेठानी को मायके से लेकर रात तक वापस आई तो अपने जेठानी को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई। इसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ? कहने लगी, मैं एक रिक्शा से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर जा लगा। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी को देखकर लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैं अपने कमरे में चली गई और इसने खाना भी नहीं खाया। अगर मैं रिक्शे से गिरी होती और इसका मुंह जमीन पर लगा होता तो इसके चेहरे को भी नुकसान होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर इसको मारा है। आज की रात भी जब वो मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी, इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब ये कमरे में जा रही थी तो इसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा इस बेचारी के साथ कोई ना कोई जुल्म तो जरूर हो रहा है यहाँ पर, और ये सब कुछ सहन कैसे कर रही है। ये दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती हो सबके सामने? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा है और तुम इतना खाती भी नहीं है कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? जब तुम्हारे शौहर 2 साल से घर नहीं आए तो ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। मैंने कहा इस कमरे में से वापस क्यों नहीं आती हो? तेल लगा लिया तो वापस आ जाया करो, वहां सोने की क्या जरूरत है? और कौन सा इनके पैरों में दर्द रहता है जो रोज तुमसे मालिश कराते हैं? और कौन सा काम करते हैं? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो, और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। मुझे पता है ये औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती।
तुम्हारा शौहर 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर कि ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को भी गुस्सा आ गया। इसने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे शौहर का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ और इनको तेल से मालिश करना और फिर देख लेना कि वहां पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। इसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वहां इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से लगा देना, इसमें कोई मसला नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखूंगी अंदर होता क्या है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे जेठानी की ही गलती लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा है था तो वो फिर किसी को बोलती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर जी इससे जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? और वो अपने शौहर से क्यों बात नहीं करना चाहती थी? ना ही मेरे शौहर को बताती, किसी को भी कुछ नहीं बताती, कम से कम मुझे तो बता देती, मैं इसकी मदद कर देती। जिस इस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसे ही देर से आता था, मेरे ससुर 10 बजे ही जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम यहाँ चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले ही बंद थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरी जेठानी ने कहा कि अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ हाँ हूँ ही करना। मुझे डरने की भी क्या जरूरत थी? ये मेरे ससुर थे, अगर पता चल भी जाता तो मैं फौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर एक खड़ी रही, लेकिन मैं अंदर आ गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। ससुर जी ने कहा, मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया? नाराज हो गई हो क्या मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात कर रहा हो। मुझे तो वहां 2 मिनट ही हुए थे कि मैं वहां जल्दी से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और इसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर जी के साथ बनी बैठी थी। इसने कहा, ये मेरे ससुर नहीं, मेरे शौहर हैं और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी वो इसी वजह से थी। ऐसी हालात में मैं पैर दबाकर बुरी तरह थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाजें आने लग जाती थी। ये आपके ससुर जी अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझ पर जो जुल्म करते हैं, मुझे अपना गुलाम समझते हैं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये मेरी ही शौहर है और ये बच्चा भी इन्हीं का ही है। इसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो वो मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया हुआ है। तुम्हारे शौहर ने ये मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें यह बात पता न चले, नहीं तो बदनामी होगी। हमारे खानदान में यह बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वो तो मेरे शौहर की बहन थी, इसीलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेट से हैं, तो मेरे शौहर ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे शौहर पर जख्म था। सारे रात से इसने मुझे बातें सुनाई हैं। खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज दबे हैं, जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें शायद ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम अलग से ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने शौहर को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और खामोश रहना। मेरे शौहर खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जासूसी करना, मेरे मामले में बोलना बंद कर दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें भरोसा हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफी मांगी और इससे वादा किया कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसके बाद मैं अपने शौहर को यह बात बताई, वो भी शर्मिंदा हो गया। इसने कहा कि जब तुम यहाँ पर आई थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं कैसे लोगों के घर आ गई हूँ। मेरे अब्बा ने इस लड़के से शादी की है तो मेरे खिलाफ नहीं थे और इनको इनके हालात पर छोड़ दो, मेरे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। मैंने ऐसे ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर इसके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि पहले इनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छी तरीके से रहते हैं और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे।
वो लोग अपनी जिंदगी में खुश रहते थे। हम लोग अपनी जिंदगी में, मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।